हेलो स्टूडेंट, आज अपन जेईई मेंस 2022 25 जून शिफ्ट फर्स्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। बॉन्डिंग in which of the following diatomic molecule become stronger on the basis of molecular orbital theory by removal of an electron। केमिकल बॉन्डिंग का एमओटी थ्योरी का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि आप किसी मॉलिक्यूल में से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसमें बॉन्डिंग किस में स्ट्रांग होगी। भाई जिसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। तो इसमें देखो NO 15 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे 14 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से कम हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5। O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16। जो पाई स्टार 2p के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ के 2.5 हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 कम हो जाएगी। B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 रह जाएगी। तो कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगी? एक तो आपका NO है और एक O2 है, इनमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगी अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आंसर होगा A एंड C। ये देखो सॉल्यूशन, NO में से NO प्लस बनाओगे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गई, 2.5 से कितने हो गए 3। O2 से O2 प्लस बनाओगे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ टिंडल इफेक्ट इज, मतलब टिंडल इफेक्ट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट का सिलेक्शन आपको करना है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। आपको पता है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है ना, वो टिंडल इफेक्ट उतना ही इजीली शो कर पाएगा। और ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, मैक्सिमम डिफर जो होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, वो होती है लायोफोबिक सोल के लिए। इसीलिए फोबिक सोल इजीली टिंडल इफेक्ट शो कर पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। सेकंड पढ़िए आप, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स particles is much smaller than wavelength of the light used। It means जिस वेवलेंथ की लाइट का यूज़ किया जाएगा उसके कंपैरिजन में पार्टिकल की साइज क्या होनी चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है ना। पार्टिकल की साइज और जो आप इस पे लाइट यहाँ पे आप डालेंगे वो क्या होना चाहिए, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इनकरेक्ट आपके पास स्टेटमेंट क्या मिल रहा है, बी। सी ऑप्शन भी पढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रोजेक्शन ऑफ मूवी इन सिनेमास हॉल टिंडल इफेक्ट इज नोटिस। जैसे आपको मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, तो मूवी देखने जाते हैं तो आप ऊपर देखेंगे तो वहां पर जो पीछे की साइड पे लाइट का क्या होता है, यहां पर टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ये भी सही है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो बी चला जाएगा। इट इज़ द यूज फॉर ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि पार्टिकल की साइज क्या है, वेरी स्मॉल। और कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर लायोफोबिक सोल जो हैं वो इजीली टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। तो आपके आंसर बी जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की, उसका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप मान सकते हैं इजी क्वेश्चन मान सकते हैं, आप चाहे तो मॉडरेट भी मान सकते हो, बट ये इजी है, बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट, मुझे लगता है आपका ये क्वेश्चन सही गया होगा। चले नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द पेयर इन विच आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ एल्यूमिनियम +3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम +3 में 10 इलेक्ट्रॉन हैं और कौन से आयंस हैं जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे? O2- और Mg2+ में 10-10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। आंसर डी होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लीचिंग ऑफ गोल्ड विथ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, जेई द्वारा पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मेटलर्जी का। साइनाइडेशन प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, कॉम्प्लेक्स कौन से बनते हैं, उनके फॉर्मूले, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है जेई। तो इसमें क्या करेंगे, गोल्ड का कोई भी और लेंगे, इसमें ऑक्सीजन किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। गोल्ड को Au+ में ऑक्सीडाइज करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जानते हो Au+ का कितना होता है? 2। तो एक तो साइनाइड के साथ 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में गोल्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। जिंक डालोगे रिडक्शन के लिए, जिंक गोल्ड को रिड्यूस कर देगा Au+ से Au में, जिंक +2 में चलो ऑक्सीडाइज होगा। और Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो फार्मूला क्या होगा बनने वाले कॉम्प्लेक्स का? AuCN का होल ट्वाइस माइनस और ZnCN का होल 4 2-। ये रिएक्शन होंगी गोल्ड NaCN, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इसको +1 में ले जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जिंक को डालोगे, जिंक इसे रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होकर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स बना लेगा। चार्ज कितना आएगा इस पर? -1, इस पर -2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अमॉन्ग द फॉलोइंग, केमिकल बॉन्डिंग का ऑक्टेट रूल का क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग का ऑक्टेट रूल का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सेंट्रल एटम का। PS3 में ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। B2S6 डाइमर है BS3 का, इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड बनते हैं, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहता है। CCl4 में ऑक्टेट कंप्लीट है, अमोनिया में ऑक्टेट कंप्लीट है। LiH में लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड है ये। और BCl3 में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो आंसर आएगा B2S6 LiH BCl3। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। ये आंसर नहीं है, ये तो वो मैंने राइट का निशान लगाया था ऊपर B2S6 के लिए। Which one of the following alkaline earth metal ions has the highest ionic mobility in its aqueous solution? आप जानते हो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर जो आयन जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, वाटर के ज़्यादा मॉलिक्यूल उसके सरफेस से बॉन्डेड होंगे और उसके एक्वस आयन की साइज बड़ी हो जाएगी और हैवी भी होगा, तो उसकी मोबिलिटी कम होगी। तो बेरिलियम +2 का हाइड्रेशन ज़्यादा होने से इसका एक्वस आयन साइज में बड़ा होगा, हैवी भी होगा, इसलिए इसकी मोबिलिटी कम होगी। और डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन कम होगा साइज बढ़ने से। हाइड्रेटेड एक्वस आयन का साइज छोटा होगा और उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होगी स्ट्रोंशियम +2 आयन की। ये देखो सॉल्यूशन, आयनिक मोबिलिटी साइज के इन्वर्सली है। इधर जाने पर हाइड्रेशन कम होगा, साइज ऑफ एक्वस आयन कम होगा और मोबिलिटी बढ़ेगी, तो इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी स्ट्रोंशियम +2 की। White precipitate of AgCl dissolve in aqueous ammonia solution due to the formation of Ag+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके ये डिजॉल्व हो जाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, और ये कॉम्प्लेक्स बनने के कारण ये वाटर में कैसा होगा? सॉल्युबल होगा।
ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। Ag प्लस का भी कन्फर्मेशन टेस्ट कह लो, Cl माइनस का भी कन्फर्मेशन टेस्ट है। पहले Cl माइनस में AgNO3 डाल के AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए अमोनिया ऐड करते हैं। ये रिएक्शन है, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट इसके एक्सेस में सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। Cerium 4 has a noble gas configuration. Which of the following is correct statement about it? It will not prefer to undergo redox reaction. लैंथेनाइड की मोर स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन होती है +3, तो लैंथेनाइड अगर +4 में है तो +3 में आना पसंद करेंगे, तो इनका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और किसकी तरह एक्ट करेंगे ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो सीरियम +4 में है, +3 में आना पसंद करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, रिडक्शन होगा इसका। तो इट विल प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसका सही आंसर होगा भी। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डी ब्लॉक का एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या देखोगे, E0 M+3 और M+2। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देखो सबसे ज़्यादा किसकी है इनमें, Mn की, क्योंकि Mn+2 का अगर कन्फिग्रेशन देखें डी ऑर्बिटल का 3d5 है, मोर स्टेबल है। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने से इसकी E0 वैल्यू ज़्यादा होती है M+3 M+2 की, इसलिए जो Mn+3 होता है वो स्ट्रॉन्ग किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कोबाल्ट से भी ज़्यादा है, कोबाल्ट+2 से, फिर भी कोबाल्ट+2 से ज़्यादा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होने के बावजूद भी E0 वैल्यू कोबाल्ट+3 कोबाल्ट+2 की ज़्यादा होती है। अगर वो ऑप्शन में होता तो वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, पर ऑप्शन में वो नहीं है तो Mn+3 होगा। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द इथ्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी रिजल्ट इन। तो बच्चों ये तुम्हें पता होगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है द इथ्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी रिजल्ट इन। तो बस पहले तो हम ये बात कर लें कि इथ्रोफिकेशन बेसिकली होता क्या है। तो देखो, जो एक वाटर पॉन्ड होता है, जैसे हम यहाँ पर ये इस तरह का हम ले सकते हैं, ये देखिए, मान लीजिए जैसे ये एक वाटर पॉन्ड है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका फॉर्मेशन धीरे धीरे यहाँ पर होता रहता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन होता है उसकी डिमांड थोड़ी सी उसके सरफेस थोड़ी सी कम हो जाती है, और धीरे धीरे ये जो पॉन्ड होता है एक तरह से ये डेड हो जाता है, ये हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसके कारण जो क्या रिजल्ट रहता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स टू प्रोडक्ट, विच मेथड विल बी मोस्ट एफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल सेपरेशन। पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो रिएक्शन है फिनॉल का नाइट्रेशन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ऐसा क्वेश्चन इसी मेंस में अभी एक पेपर में और पहले भी आ चुका है, मतलब एक तरह से रिपीट हुआ है। हालांकि मतलब रिएक्शन जो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन रिपीट हुई है, खैर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो तो इसका अलग है, सेपरेशन का इसमें पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स टू प्रोडक्ट, which method will be most efficient for large scale separation। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो दो टाइप के इसमें कंपाउंड बनते हैं। कौन कौन से कंपाउंड, एक तो इसमें मॉलिक्यूल बनता है ये वाला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक बनता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये दो कंपाउंड हो गए।
द फर्स्ट वन इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड सेकंड इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। और हमें अच्छे से पता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है और यही रीज़न होता है कि ये जो मॉलिक्यूल होता है ये स्टीम वोलेटाइल होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, तो इसी कारण से इन दोनों कंपाउंड को हम यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन। ओके बच्चों, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोमेरिज्म टॉपिक का है, कंफर्मेशन का। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच वन इज हैविंग स्ट्रैगर्ड कंफर्मेशन विद मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल। तो यहाँ पर खास बात ये देखना है, पहली बात तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्ट्रैगर्ड होना चाहिए, एक्लिप्स नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो डाइहेड्रल एंगल है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो बेसिकली हम बात करें डाइहेड्रल एंगल होता क्या है, तो एडजेसेंट एटम के जो टू बॉन्ड्स है उनके बीच का जो एंगल दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमें दे रखा है, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो नॉर्मल ब्यूटेन के ये डिफरेंट कन्फर्मेशंस हमें यहाँ पर गिवन है नॉर्मल ब्यूटेन के। तो ये गॉश फॉर्म है और हमको पता है कि इनके बीच में यहाँ पर जो थीटा है वो कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। ओके, यहाँ पर ये जो फॉर्म गिवन है ये एक्लिप्स है, हमें एक्लिप्स के बारे में तो बात करना ही नहीं है, हमें तो स्ट्रैगर्ड की बात करना है। ठीक है, ये वाला केस देखिए, ये वाला एंटी स्ट्रैगर्ड फॉर्म गिवन है, एंटी स्ट्रैगर्ड, और दोनों मिथाइल के बीच में जो थीटा यहाँ पर है वो है 180 डिग्री। क्लियर। और लास्ट वाले की बात करें, ठीक से देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये फिर से एक्लिप्स है, मतलब इनके बीच में थीटा तो यहाँ पर 0 है। तो इन सभी में अगर हम देखें मैक्सिमम जो डाइहेड्रल यहाँ पर प्रेजेंट है वो ऑप्शन नंबर सी में होगा, एंटी स्ट्रैगर्ड कंफर्मेशन में, और थीटा इसका होगा 180 डिग्री। तो परफेक्ट जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इसमें देखिए एक रिएक्शन गिवन है और हमें बताना है इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट यहाँ पर हमें ए बी सी डी 4 डिफरेंट कंपाउंड यहाँ पर दे रखे हैं, बस ये सेलेक्ट करना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है इसको हम कह सकते हैं एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन। एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन मतलब एल्कीन पर एल्काइल ग्रुप का एडिशन, आ रही बात समझ। तो यहाँ पर इस एल्कीन पर हमें कंपाउंड दे रखा है आइसोब्यूटीन, इस पर हमें इसका एडिशन कराना है। देखो कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है समझिएगा। ये देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, मीडियम हमें यहाँ पर एसिडिक दे रखा है, ठीक है, कंपाउंड दे रखा है आइसोब्यूटीन। तो पहले क्या होगा, यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड इस 1 डिग्री कार्बन पे शिफ्ट होगा और ये H+ से बॉन्ड बनाकर इसमें सबसे पहले ये एक कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। और चूंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पर 3 डिग्री है इसलिए ये मोर स्टेबल होगा और इसका फॉर्मेशन भी होगा। और यही रीज़न है कि ये 1 डिग्री कार्बन ही H+ से बॉन्ड बनाता है ताकि 3 डिग्री कैटाइन यहाँ पर, ये ठीक से आप देखिए ये 3 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स पहले एज ए इंटरमीडिएट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। ठीक, आगे बढ़े। अब ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है इसको मैं यहाँ पर ऐसे इस C पे ये चार्ज में प्लस लगा लेता हूँ। अब ये कार्बोकेटाइन जो आइसोब्यूटेन है वही एल्केन जिसमें टर्शरी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, इसके कांटेक्ट में आने से क्या होगा, यहाँ से एक H- आयन शिफ्ट होकर इस वाले C पर अटैच्ड हो जाएगा। जैसे इस पर अटैच्ड होगा तो ये तो आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट होगा, प्लस ये वाला जो C है ये C खुद कैटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो मॉलिक्यूल हमें यहाँ से मिला आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन तो चलो ठीक है ये अलग हो गया, ये बना यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, अब ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है अब ये क्या करेगा, फिर से यहाँ पर जरा ठीक से देखिए, इसी का जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा एल्कीन का, इस एल्कीन पर इसका फिर से एडिशन होगा। ये कैटाइन है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये किस पर टेक करेगा, निक्लोफाइल। निक्लोफाइल कौन, एल्कीन खुद है,
ठीक है, इस पर कैसे एडिशन होगा, देखो फिर से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये कार्बन इस कार्बन पॉजिटिव से बॉन्ड बना लेगा, तो कुल मिलाकर इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एंड अल्टीमेटली इस वाले सी पे चार्ज प्लस आएगा। अब देखो इस वाले सी पे चार्ज ये प्लस आया, मतलब इस स्पीशीज पर इसका एडिशन हुआ, ये हमें एक कैटायन यहाँ पर जनरेट हुआ। अब ये जो कैटायन होगा इसके कांटेक्ट में यहाँ पर कौन है, ये कंपाउंड हम ले ही रहे हैं आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन से अब ये जो C प्लस होगा ये यहाँ से वही फिर से H माइनस एक्सेड करके खुद इससे बॉन्ड बना लेगा, तो इस C से अटैच्ड हो जाएगा यहाँ पे कौन, ये वाला एक H, ये वाला H इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला प्रोडक्ट होगा और इसका नाम हम यहाँ पर बना सकते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, सेकेंड नंबर पे 2 मिथाइल है, 4 नंबर पे मिथाइल है, तो इसका IUPAC नेम होगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। दैट इज अगर मैं बात कहूँ तो इसका कॉमन नेम आइसो ऑक्टेन भी होता है। तो फाइनल जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आइसो ऑक्टेन। अब जरा चेक कर लेते हैं जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा था उसमें ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन कौन सा है, तो ज़रा ये देखिए आइसो ऑक्टेन इसमें हमें दे रखा है यहाँ पे ये वाला बी ऑप्शन चेक करिए, यहाँ पर इसको अपने ऐसे रिवर्स करके लिखा हुआ है, तो ये आइसो ऑक्टेन ही है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये वाला IUPAC से लिया हुआ है, इसमें दे रखा है यहाँ पर द IUPAC नेम ऑफ इथाइलिडीन क्लोराइड। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि इथाइलिडीन क्लोराइड होता क्या है। तो याद रखिएगा जब इथेन में से अगर हम जैसे इथेन हमने लिया, समझिएगा इथेन हमने लिया में से अगर 1 हाइड्रोजन एटम हम रिमूव करें किसी भी कार्बन से, ठीक है, एक H हमने यहाँ से रिलीज करा तो ये बनेगा CH3CH2 डैश, इसको कहा जाता है इथाइल। और इथाइल में अगर इसी कार्बन से एक और H रिलीज कर दिया जाए तो क्या बनेगा जरा देखो, यहाँ से CH3CH और ये ऐसे डबल डैश बना, एक एक करके हमने 2 H यहाँ से रिलीज करे, तो ये जो रेडिकल ये जो ग्रुप होता है इसका नेम होता है इथाइलिडीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इथाइलिडीन क्लोराइड, इसका मतलब जो कंपाउंड हमें दे रखा है वो इसी का से बना हुआ है CH3Cl एंड Cl। तो याद रखिएगा इस कंपाउंड का नेम होता है इथाइलिडीन क्लोराइड। इसमें डाई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अगर बोला है इडीन, इडीन का मतलब ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाता है कि 2 क्लोरीन इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। मेरे ख्याल से इस पेपर में इससे आसान क्वेश्चन तो क्या हो सकता होगा। तो देखो IUPAC नेम बताना है तो कार्बन चेन की हम बात कर लें, तो यहाँ पर ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, 2 कार्बन का चेन है, 1 नंबर पे 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो नेमिंग क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें आ रहा है ये, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका मैच कर रहा है 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसमें दे रखा है द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, कंपाउंड दे रखा है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और एक यहाँ पर दे रखा है रिएजेंट पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और हमसे पूछा हुआ है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। कंपाउंड्स के नेम गिवन है, तो चेक कर लेते हैं रिएक्शन क्या होगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो ये दे रखा है, कंपाउंड हमें दे रखा है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, रिएजेंट दे रखा है पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि जो हमें रिएक्टेंट दे रखा है हैलाइड है और ये हैलाइड 3 डिग्री नेचर का है। इस 3 डिग्री हैलाइड पर जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन है, हिस्टोरिकली हिंड्रेंस होगा तो ये O- डायरेक्टली इस कार्बन
पर तो अटैक नहीं कर पाएगा, इससे तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? अभी मैंने कहा कि 3 डिग्री कार्बन है, हिस्टेरिकली हिंडर्ड है, तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्योंकि O माइनस है, O पर नेगेटिव चार्ज है, इसको तो कोई ना कोई एटम चाहिए इसे जिससे ये बॉन्ड बना ले। तो अब ये क्या करेगा कि यहां पर इस कार्बन के पास ये जो हाइड्रोजन है CH3 है, उसमें से जो एक H होगा, इससे यहां पर एक H को ये एक्सटेंड करेगा। ठीक है, ओके, यहां से कौन रिलीज हुआ? H प्लस रिलीज हुआ। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आए एज ए लोन पेयर, और फिर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होकर यहां से Cl को एलिमिनेट कर देंगे। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो देखो, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, तो एक तो कंपाउंड बना आइसोब्यूटीन, इसका नाम क्या हुआ? कॉमन नेम आइसोब्यूटीन। अच्छा, ये O माइनस जो है H प्लस लेकर क्या बना देगा? ये वाला मॉलिक्यूल बना देगा, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो ये भी है और ये भी है। अब हमको ये देखना है कि जो ऑप्शंस गिवन है उसमें क्या गिवन है, ये या फिर वो। तो ठीक से खैर अभी हम देखेंगे, जो प्रोडक्ट हमें दे रखे हैं वो एल्कीन ही दे रखा है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम की हम बात करें तो ये 1, 2 और 3 है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल के बाद प्रॉप 1 इन, ये इसका प्रॉपर आईयूपीएसी नेम होगा। और ये जो आंसर मैच कर रहा है, ये कर रहा है आंसर डी से मैच कर रहा है, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। एक बार ऑप्शंस की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये रहा 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमें, द इंटरमीडिएट एक्स इन द रिएक्शन। ठीक है, CHCl3 से रिएक्शन करवा रखा है, एक्वस NaOH एंड फिनॉल। हमें दे रखा है यहाँ पर X, हमें बताना है X यहाँ पे कौन है, और उसके बाद फिर नंबर 1 पर NaOH, देन 2 पर H प्लस से बना रखा है ये वाला मॉलिक्यूल सैलिसिल एल्डिहाइड। तो पहले तो हमको अच्छा जो इंटरमीडिएट है वो ये दे रखा है। अब इसमें एक चीज़ समझने की है, जनरली हम जो इंटरमीडिएट की बात करते हैं वो हम जनरली बात करते हैं कार्बोकैटायन, कार्बनाइन या कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बिन वगैरह। यहाँ इंटरमीडिएट वो नहीं पूछा हुआ, यहाँ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें दे रखे हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये देखिए, ये जो रिएक्शन है दिस इज राइमर-टिमान रिएक्शन, और राइमर-टिमान रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ये होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन इसमें इसके बनने से पहले बीच में एक कंपाउंड पहले और बनता है। देखिए कौन सा वाला, ये देखिए इसका सॉल्यूशन ये रहा। जब फिनॉल का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं इन एक्वस NaOH, तो पहले कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है। इसमें देखिएगा यहाँ पर चूंकि रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में हो रही है, किसमें? NaOH की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये फिनॉल यहाँ पर OH नहीं होकर ये इसका सॉल्ट बनता है, इसका सॉल्ट बनता है। देखिए, हाँ, तो देखिए मैं कह रहा था कि जो रिएक्शन है बेसिक मीडियम में हो रही है, तो यहाँ पर ये खैर OH नहीं होगा, इसका सॉल्ट होगा, तो ये O माइनस और यहाँ पर ये Na प्लस होगा। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वो पहले ये वाला बनता है। ठीक है, O माइनस Na प्लस, और इस वाले कार्बन पर 2 क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं जिनकी फर्दर रिएक्शन NaOH से होती है, और फिर ये OH माइनस इस वाले C पर 2 टाइम्स अटैक करके दोनों Cl को रिप्लेस कर देता है, और इस C पर 2 OH आएंगे जिसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होगा और ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है एसिडिफिकेशन का, जिसमें ये O माइनस Na प्लस OH में कन्वर्ट होता है। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो ये वाला पूछा जाता है कि ये प्रोडक्ट क्या होगा। तो ठीक से देखेंगे हम, इस वाले कार्बन पर 2 Cl होंगे और यहाँ पर ये O माइनस Na प्लस मतलब सॉल्ट फॉर्म में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से चलिए क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि सी ऑप्शन बेसिकली था क्या। ये रहा सी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए O माइनस Na प्लस है और यहाँ पर कौन है CHCl2। तो करेक्ट आंसर जो इसमें अब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन
सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो दे रखा है एक कंपाउंड ये दे रखा है, रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रखा है, से ये भी बनाकर हमें दे रखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बना रखा है, और पूछा हुआ है कि इसका रिएक्शन अगर H+H2O से करें तो जो दो कंपाउंड बनेंगे A और B वो क्या होंगे, बताना है। द कंपाउंड A एंड B रेस्पेक्टिवली आर। तो ये कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि रिएक्शन है कौन सी। ये रिएक्शन है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, पहले ये हमें जो कंपाउंड दे रखा है इसका नेम होता है क्यूमीन, और क्यूमीन की रिएक्शन जब O2 से होती है तो पहले ये कंपाउंड बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। और जब इस रिएक्शन H+ से कराते हैं, किससे कराते हैं, H+ से कराते हैं, तो सबसे पहले ये जो H+ होगा ये कहाँ अटैक करेगा, इस O पर ये अटैक करेगा। तो ये O से एटलीस्ट एक और H होगा, H2O के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और H2O क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके यहाँ पर मैकेनिज्म की हम इसकी बात करें तो ये बनेगा यहाँ पर, ये तो बेंजीन एज इट इज है इसी, ये कार्बन यहाँ पर CH3, ठीक है, इससे अटैच्ड यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड OH2+, ये बनता है, ठीक है। अब OH2 ये तो एक गुड लिविंग ग्रुप है, लीव होना चाहेगा। तो जब ये लीव होना चाहेगा तो इस O के पास एक ऑर्बिटल वैकेंट होगा। अब ऑर्बिटल अगर वैकेंट होगा तो ऑक्सीजन पर वैकेंट ऑर्बिटल एक अनस्टेबल टाइप सा स्पीशीज बनेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर यहाँ पर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करके देन बेंजीन को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। तो देखो अल्टीमेटली इसमें होता क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव करेगा, से मॉलिक्यूल बनेगा CH3C, देन डबल बॉन्ड O, और O से कनेक्ट यहाँ पे कौन, बेंजीन, O से कनेक्ट यहाँ पर होगा बेंजीन, और O पे चार्ज हो जाता है प्लस, ठीक है। अब जब ये वाला केस हुआ, ये कंपाउंड बना, अब यहाँ पर रिएक्शन होती है किसके साथ, वाटर के साथ। तो जरा देखो इस वाली कंडीशन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो कौन है, ये कार्बन है। तो इस कार्बन पर अटैक होता है वाटर का एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये लोन पेयर C पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड O पे शिफ्ट होगा, से बताइए क्या बनेगा इसमें बनेगा CH3CCS3, इससे कनेक्ट हुआ OH2+ सिंगल बॉन्ड O, देन यहाँ से ये बेंजीन ऐसा बना। अब इसके बाद देखो इस केस में यहाँ पर इस C से अटैच्ड O है, एक फेनोक्साइड टाइप का ये है, तो ये भी एक गुड लिविंग ग्रुप है, ये गुड। अच्छा इसमें एक चीज हम और ये कह सकते हैं, चूंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो इसी एक स्टेप में हम ये भी बात कर सकते हैं कि यहाँ से H+ रिलीज होगा और इस O पर H+ ऐड होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका बना सकता हूं, यहाँ पर ही देखो ये बना CH3C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, O से कनेक्ट हुआ H, देन यहां से ये बेंजीन, ठीक है, और इस O पे चार्ज होगा प्लस। ये स्पीशीज हमने यहां पर बनाई। अब जरा ठीक से देखो, अगर हम देखें तो इस C से एक लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, कौन सा, फिनॉल अटैच्ड है। तो अब होगा क्या, यहां से ये फिनॉल लीव करेगा, C के पास एक ऑर्बिटल वैकेंट होगा, तो क्या होगा जरा देखो, इसको थोड़ा सा हम और इससे लेते हैं। यहां से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट होगा, तो O का लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, मतलब बैक बॉन्डिंग टाइप का बनेगा। तो ठीक से अगर आप देखें तो इस केस में यहाँ पर अब जो मॉलिक्यूल बनेगा ये वाला पार्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH+ CH3 प्लस, लीव यहाँ से किसने करा, फिनॉल ने लीव करा, और
चलो फिनोल तो एक प्रोडक्ट हो ही गया। अब इस O पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पर ये भी क्या करेगा, H प्लस रिलीज कर देगा, तो इससे यहाँ पर हमें कौन मिलेगा, एसीटोन। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिला वो मिला एक तो फिनॉल और एक मॉलिक्यूल एसीटोन का। अब ऑप्शंस में हम चेक करते हैं तो सी ऑप्शन देखिए, एक मॉलिक्यूल फिनॉल ये दे रखा है और सेकंड मॉलिक्यूल एसीटोन का दे रखा है। तो जो करेक्ट इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है द रिएक्शन ऑफ RCONH2 with bromine and KOH gives RNH2 as the end product which one of the following is the intermediate product formed in this reaction। तो हमें 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, हमें बताना है कि इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो इनमें से कौन सा होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें बात करें कि रिएक्शन है कौन सी। बहुत ही फेमस रिएक्शन है और जब हमने इसको पढ़ाया था तब कहा भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन आ भी चुका है। रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन है। तो अब इसमें हमको ये बताना है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये हमने लिया RCONH2, ठीक है। रिएक्शन हम करा रहे हैं विद ब्रोमीन और KOH के साथ। तो पहले जो बेस होगा OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से इसका H एक्सेप्ट करेगा, से ये बनाएगा RCONH माइनस, ठीक है। ये जो माइनस होगा अब इसका अटैक होगा किस पर, ब्रोमीन पर। तो इसका ये जो माइनस होगा Br पे अटैक करके यहाँ से Br माइनस को लीव करेगा। से पहले एक मॉलिक्यूल कुछ स्पीशीज इस टाइप का हमें मिलता है, ये वाला, इसको हम कह सकते हैं एन ब्रोमोअमाइड, ये बनता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से देखिए क्या होगा, चूंकि मीडियम बेसिक है तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, OH माइनस है। जैसे ही कंपाउंड में एसिडिक H आएगा, बेस क्या करेगा, बेस उसका एसिडिक H एक्सेप्ट करेगा, से यहाँ पर बनेगा RCO, N पे चार्ज माइनस सिंगल बॉन्ड Br। इस टाइप का एक इंटरमीडिएट इसमें बनता है। अब इस इंटरमीडिएट में देखिए क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि N से अटैच्ड ब्रोमीन है, ब्रोमीन लीव होना चाहेगा। तो जब ब्रोमीन लीव होना चाहेगा तो N के पास एक ऑर्बिटल वैकेंट होगा और N के पास वैकेंट ऑर्बिटल मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो एक तरह से जो भी स्पीशीज बनेगी वो अनस्टेबल तो होगी। और जबकि N के पास नेगेटिव का मतलब N के पास लोन पेयर भी है। तो अगर किसी एटम से कोई लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है विद इलेक्ट्रॉन पेयर तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, जो कि वो नहीं चाहेगा। तो N की टेंडेंसी क्या होगी, N की टेंडेंसी होगी कि लोन पेयर को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करो और यहां से एक R को अपने पास बुला लो। तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा, आप ठीक से देखेंगे तो ये बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां से कौन लीव करा, Br लीव करा। तो देखो इसको हम कहते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट, कार्बीन में हम ऐसा पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही रीअरेंजमेंट है। अगर ये रीअरेंजमेंट नहीं होता, मतलब अगर ब्रोमीन लीव कर रहा है तो N के पास क्या होता, N का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता। तो N का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता तो डेफिनेटली होता एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता। तो इसीलिए ये रीअरेंज होता है क्योंकि इससे बनने वाले जो ये कंपाउंड है इसमें देखेंगे आप सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। यही वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि इस रिएक्शन में बनता है RnCO। और जब इसकी रिएक्शन वापस से बेसिक मीडियम में OH माइनस H2O से करते हैं तब इसमें 1 डिग्री अमाइन बनता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज RnCO, एल्काइल आइसोसाइनेट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट चैप्टर का ये है, दे रखा है यूजिंग वेरी लिटिल सोप वाइल वॉशिंग क्लॉथ्स डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स बिकॉज। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी है, दे रखा है
द मिसल्स आर नॉट फॉर्म ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोप बिलो इट्स CMC वैल्यू। देखिए क्या होता है कि सोप की अगर लिटिल क्वांटिटी अगर हम लेते हैं तो जो मिसल्स फॉर्मेशन होना चाहिए वो मिसल्स फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इस कारण से प्रॉपरली क्लीनिंग कपड़ों की नहीं हो पाती है। तो यही रीज़न है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, द मिसल्स आर नॉट फॉर्म ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सोप बिलो इट्स CMC वैल्यू। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसमें क्वेश्चन दे रखा है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर। देखिए एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो आर्टिफिशियल स्वीटनर कई सारे और भी होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इसका जो प्रॉपर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलिटियम। यही आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, ठीक है, बाकी और तो ये नहीं होते हैं। और इसके अलावा और भी जो स्वीटनर होते हैं आर्टिफिशियल वो ये भी हैं। देखिए एस्पार्टेम होता है, सुक्रेलोस होता है, सैकरीन होता है, ज़ाइलिटॉल वगैरह, ये सब भी अदर आर्टिफिशियल स्वीटनर ही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 681 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड। नाइट्रोजन एटम के नंबर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको जो कंपाउंड गिवन है C5C7H5N3O6, इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे, ठीक है ना। मोलिकुलर वेट निकालने के बाद में मोल्स निकालेंगे इसके, C7H5N3O6 के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स के बाद में फिर नाइट्रोजन एटम के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करें, आपको पता है ना मास गिवन है ना। सबसे पहले तो इसका मास गिवन है तो इसके मोल्स निकाल लो। फिर यहाँ पर 3 नाइट्रोजन एटम है, जो भी मोल्स आपको कंपाउंड के मिलेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो नाइट्रोजन के मोल्स मिल जाएंगे, जैसा कि आपके सामने आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। मोलर मास देखो आप, इसका 227 मिला, मोल्स मिले आपको। जो कंपाउंड आपको गिवन है ना उसके कितने मोल्स आए? 3 मोल्स। गिवन मास, ये क्या है? गिवन मास, क्वेश्चन में गिवन है तो। और ये आपके पास क्या है? मोलिकुलर वेट। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपने निकाल लिए, 9 मोल्स आपको मिले, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम निकालने के लिए क्या करेंगे? Na से क्या कर दिया आपने? इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये वाली वैल्यू 10⁻21 की फॉर्म में मिल जाएगी। और आपका आंसर जो जाना चाहिए इंटीजर में 5418, यहाँ पर इसका आंसर जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना अपने पास, ये किसका क्वेश्चन है? मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने वाला, ठीक है। तो आप इसको इजी क्वेश्चन आप मान सकते हैं और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका करेक्ट गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस और Cl माइनस आयन इन सॉलिड NaCl डेंसिटी, ठीक है ना। डेंसिटी की बने भाई अपन को इसकी, ठीक। और आपको यहाँ पर डिस्टेंस बतानी है 10⁻⁻10 मीटर की फॉर्म में। तो एक बात बताओ, यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ कि जो NaCl है वो FCC क्रिस्टल लेटिस में क्रिस्टलाइज होता है, FCC में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर Z या फिर N की वैल्यू कितनी मिलेगी? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ओवरऑल वो मिलेगी आपको 4। डेंसिटी आपको गिवन है ही, कितना? 43.1 ग्राम पर ml। अरे NaCl का मोलर मास निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल। NaCl का मोलर मास आ जाएगा 58.5 ग्राम। यहाँ से आप A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो मेरी? पहले A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे? क्रिस्टल डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे और A की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके पास कोई भी NaCl क्रिस्टल होता है उसमें Cl माइनस जो होते हैं वो FCC क्रिस्टल लेटिस पर होते हैं
और Na+ कहाँ पर होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड में। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। ये क्या है, Cl- है, और बीच में क्या रख देते हैं अपन, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगी ना यहाँ पर, ये बीच में ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है, ये A है टोटल मिला करके A। तो A इजिकल टू आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा, 2R-R+, ठीक है ना। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस, मतलब R-R+ की वैल्यू आपको निकालनी है। बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कैसे करना है, देखो आपको अप्रोच पता होनी चाहिए क्वेश्चन की। अप्रोच एक बार समझ में आ गई कि करना क्या है आपको, ये चीज यदि आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। चलो देखो सॉल्यूशन इसका, देखो 4 NaCl क्रिस्टल, जेड की वैल्यू 4 आएगी, मोलर मास आपको पता ही है, डेंसिटी आपको गिवन है, और जेड की वैल्यू 4 रख देंगे, मोलर मास 58.5 रख देंगे, Na आप जानते ही हो, और यहां पर ये A क्यूब की वैल्यू आई है अपने पास, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स ml में है। और फिर यहां पर आपने स्मॉल a लिखेंगे अपन इसको, स्मॉल a इजिकल टू ये मिल गया अपन को, ठीक है ना। अच्छा ये है आपके पास A, तो नियरेस्ट डिस्टेंस R++R- इज इक्वल टू क्या आएगी, A/2। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आने वाला है, यहां से आया 1 × 10⁻⁻10 मीटर, और आपको इस फॉर्म में आंसर देना था, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, 1, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है अपने पास सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, और सॉलिड स्टेट में आप इसको क्वेश्चन को मान सकते हो टिपिकल मान सकते हो, या फिर मॉडरेट, टिपिकल दे देते हैं अपन, ठीक है, क्लियर है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपका सही गया होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट डेट कैन बी यूज आयोनाइज ऑफ लिथियम एटम, ठीक है ना, इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इतना, वैल्यू ऑफ x, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में आपको बताना है। एक बात बताओ, यहां पर इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, किसकी, लिथियम की। ये बोहर मॉडल से क्वेश्चन सोल्व होगा, बोहर मॉडल। अच्छा एक बात बताओ, बोहर मॉडल तो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक कंटेनिंग स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक कंटेनिंग स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। एक बात बताओ, आपको लगता है क्या इस पे बोर मॉडल लगेगा, नहीं लगेगा। यहां पर एनटीए की मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ा सा एरर है, और लिथियम एटम की जगह क्या आना चाहिए, यहां पर लिथियम आयन आना चाहिए, Li+2 लिखना चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन जाना चाहिए बोनस, ठीक है। क्यों, बोर मॉडल अप्लाई करना है, उसी से क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है ना, सभी चीजें उसी के लिए गिवन है, और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक कंटेनिंग स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, तो हमने क्या किया है, इसको बोनस, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप यहां पे, ये है, हालांकि इस तरीके से यहां पर इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं, यहां पर ये है आपके पास, देखो यदि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक कंटेनिंग स्पीसीज के लिए इसको ले लगाएं, बात समझना, ये आपने बोर मॉडल को लगाया है Li+1 पे, तब जाके इसका आंसर बैठ रहा है जो एनटीए ने दिया है। लेकिन ये बात तो आपको पता है ना, बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, तो ये तो लगने वाला नहीं है। तो आपको पता लग गया होगा, ये क्वेश्चन बोनस जाना चाहिए। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन आपको इतना गिवन है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन आपको इतना गिवन है। तो आपको टेम्परेचर निकालना है, कहाँ पर, एट विच रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम, जहाँ पर आपके पास रिएक्शन किसको, इक्विलिब्रियम को गेन कर ले, ठीक है। एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप ये वाला रेडिएशन लगा सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H - T डेल्टा S लगा देंगे,
इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे और यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। 8 इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आप इस नोड को हटा दो यहाँ से, डेल्टा जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया, और यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दिया डेल्टा एच नोट टी डेल्टा एस नोट की, तो टेम्परेचर अपने पास आ जाएगा 300 केल्विन। बात समझ में आ गई होगी, इजी क्वेश्चन था, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को मान सकते हो इजी। ठीक है, मुझे लगता है आपका क्वेश्चन ये सही हुआ होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, 1 liter aqueous solution of H2SO4 contain 0.2 millimole of H2SO4। ठीक है, 50% of this solution is diluted with diionized water, give 1 liter solution of A। ठीक है, in solution 0.01 mole of H2SO4 are added, तो टोटल मोल्स ऑफ H2SO4 इन फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन को टोटल मोल्स की फॉर्म में निकालना है और आंसर इस फॉर्म में आपको देना है। क्वेश्चन क्या है समझे आप। क्वेश्चन है अपने पास 1 liter एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, 0 पॉइंट इनिशियल जो आपके पास H2SO4 है, ठीक, वो 1 लीटर के अंदर 0.02 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है ना। 50% ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसका 50% लिया। तो एक बात बताओ, जब 50% लेंगे तो यहां पर 0.01 का 0.02 का 50% 0.01 मिलीमोल यूज होगा। हाँ, मिलीमोल पर लीटर, 1 लीटर इसको डाइल्यूट करके क्या कर दिया, 1 लीटर कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है देखें आप, यहां पर आगे भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि 0.01 मोल ऑफ H2SO4 एडेड, इसके अंदर क्या किया आपने, इसके अंदर 0.01 मिलीमोल H2SO4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो बताओ कितना हो गया भाई, ये 0.02 हो गया मिलीमोल पर लीटर। बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना था, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, आपके पास मिलीमोल आए गए। ठीक है ना। अब इसको यदि आपको 10⁻³ की फॉर्म में लिखना होता, ठीक है ना, तो यहां पर एनटीए के अकॉर्डिंग जो आंसर दे रखा था 20 वो बैठ जाता। तो यहां पर ही तो इन्होंने प्लस दे दिया, तो प्लस दे दिया ना, तो यहां पर यदि यहां पर प्लस के अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे तो आपके पास यह आएगा 0.00002। ठीक है ना, ये आंसर बैठेगा, जिसको आप किसके बराबर लिख सकते हैं, नियरेस्ट इंटीजर में 0 के बराबर। यहां पर मुझे लग रहा है ना, जहां तक ये जो है यहां पर इसकी जगह पर 10⁻³ की जगह 10⁻³ आना चाहिए था। जब जाके एनटीए वाला जो आंसर है वो सही जाता, तब जाके इसका 20 आंसर होता इंटीजर में। अभी इसका आंसर जो यहां पर गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना जाना चाहिए, 0। क्लियर है। और ये क्वेश्चन है अपने पास किसका, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस क्वेश्चन को अपन मान सकते हैं मॉडरेट। थोड़ी लैंग्वेज आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास, देखो ये सॉल्यूशन है इनिशियल, ये देखो आपको पता लग ही गया होगा। 50% का मतलब 0.01 ऐड किया इतना, तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये इतना आ गया। ठीक है ना, ये इतने मोल्स आ जाएंगे और यहाँ पर इतने मोल्स को क्या लिखेंगे इंटीजर में, 0 मिलीमोल्स। इंटीजर में आपका क्वेश्चन का आंसर 20 मिला था, ये तब मिलेगा जब 20 × 10⁻³ क्या लिखा हुआ हो, इस फॉर्म में आंसर पूछा जाता ना, तब जाके इसका आंसर 20 आता। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर अभी तो 0 जाना चाहिए।
स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज आपको दे रखा है 50% डिसोसिएशन ऑफ N2O5 सॉरी N2O4 जा रहा है किसमें, NO2 में। तो भाई कर दो इसको, N2O4 का डिसोसिएशन कर दो किसमें, 2NO2 में जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, 1 atm प्रेशर आपको गिवन है। ठीक, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आपसे डेल्टा जी माइनस एक्स, ठीक है ना। तो आपको x की वैल्यू बतानी है यहाँ पर, मतलब डेल्टा जी आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की हुई है, तो यहाँ से Kp निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर है ना, तो Kp निकाला जा सकता है यहाँ से, और Kp निकाल करके फिर क्या करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू, पहले तो निकालेंगे Kp निकालने के बाद में फिर क्या करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT/ln Kp लगा देंगे और डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है ना। चलो देखो इसका सॉल्यूशन, मुझे लग रहा है आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना, और आपने ये पढ़ा भी होगा। चलो देखो आप यहां पे, ये है t इक्वस टू 0 पर, t इक्वस टू टी इक्विलिब्रियम पर मान लीजिए डायरेक्ट इसको, t इक्वस टू 0 पर आपने इसको 1 ले लो और इसको 0 ले लो, तो 1 में से अल्फा जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो डबल बनेगा 2 अल्फा। Kp निकाल सकते हैं आप यहां से, ये आ जाएगा, बड़ा आसान है। और ये आ गया अपने पास, Kp की वैल्यू आ गई 4/3। फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, माइनस RT, ठीक है ना, RT/ln Kp, या फिर माइनस 2.303 RT log Kp। सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर ये मिल जाएगा, कितना, 710। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ना, ये है आपके पास मिक्सिंग वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम भी यूज हुआ है और इसके अंदर थोड़ा सा यूज हुआ है किसका, थर्मोडायनेमिक्स का, उसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन मान सकते हैं और डिफिकल्ट मान सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, ये क्वेश्चन भी आपका सही गया होगा, ठीक है ना। इन ए फॉलोइंग सेल रिएक्शन टेक प्लेस, आपको दो रिएक्शन गिवन है भाई, ये वाली, ठीक है ना। बताओ इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है भाई, +3 से +2 में जा रहा है तो रिडक्शन ही होगा। तो जो गिवन वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल ये है 0.77 वोल्ट, और जो I2 I माइनस में जा रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल है ये, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पोटेंशियल किसको बताता है, रिड्यूसिंग होने की नेचर को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। तो एक बात बताओ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब ई नोड सेल की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए आपको, पॉजिटिव। ए नोड पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होना चाहिए, रिडक्शन। तो आपको बताओ इसमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, वैल्यू सेम ही होती है, साइन का डिफरेंस होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होगा, Fe जो है वो +3 है, ठीक है, वो किस में जाएगा, Fe +2 में जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं क्या, ये जो 2I माइनस है ना, ये जाएगा किस में, I2 में। तो आपको ये बात पता चल गया होगा, यहां पर तो हो रहा है रिडक्शन और इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो लगा देंगे ई नोड सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ई नोड का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। मुझे लगता है शायद आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट देखो इसका सॉल्यूशन, देखो आप, ये है, हाँ ये वाली रिएक्शन होगी, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो इसका रिडक्शन हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ई नोड सेल लगा दिया आपने और ये आ गया अपने पास 0.23, और ये 10⁻⁻² वोल्ट की फॉर्म में लिखना है तो आपके पास 23 इसका इंटीजर में आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है,
क्लियर है? बस समझना ये था आपको क्या है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। जनरली आप क्या सोच लेते हैं, अरे ये तो मेटल है, इसका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ये क्या है, नॉन मेटल, इसका क्या होगा, रिडक्शन। बट ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं होता। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख करके आप बताएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फॉर ए गिवन केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ सी चेंज फ्रॉम, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सी चेंज फ्रॉम 10 मिलीमोल टू 20 मिलीमोल, ठीक है ना, डेसीमीटर क्यूब है ना, हाँ, मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर होता है, इन 10 सेकेंड। तो बताओ डेल्टा सी कितना आ जाएगा यहां से, ठीक है ना, अपॉन dt निकाल सकते हैं आप यहां से, ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या हो रही है आप देखेंगे, यहां से 10 से 20 हो गई, मतलब ये प्रोडक्ट होना चाहिए, और प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखा हुआ है। आपको बताना क्या है, यहां पर आपको y1 y2 y3 y4 की वैल्यू क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, ठीक है। अब जब आप इसको डिटरमाइन करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे चेंज कितना आ रहा है भाई, चेंज आ रहा है आपके पास 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1 मोल पर 1 मिलीमोल, मिलीमोल पर लीटर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब भी लिखा जा सकता है। आगे बढ़े, एपियर्स, ठीक है, एपीरियंस ऑफ डी इज 1.5 टाइम रेट ऑफ डिस एपीरियंस ऑफ बी, मतलब जो रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ डी, मतलब डी का जो एपीरियंस है वो 1.5 टाइम है किसके कंपैरिजन में, रेट ऑफ डिस एपीरियंस ऑफ बी, डिस एपीरियंस ऑफ बी। यहां से बता रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये वाली वैल्यू कहां से रखी है मैंने, यहां पर आपको क्वेश्चन में गिवन है ये वाली वैल्यू, ठीक है। आगे देखो, विच इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिस एपीरियंस ऑफ ए, मतलब बी की डबल है किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। तो मतलब क्या लिखा जा सकता है, माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 माइनस डी ए अपॉन डी टी। इस चीज को अपन यूज करेंगे और इनकी कोफिशिएंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो देखो यहां पर इसका सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ देखो, ये आपको रिएक्शन गिवन है, डी सी अपॉन डी टी अपन ने निकाल लिया था, 1 मिलीमोल पर लीटर। कैसे आया था, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 किया था, तो आपके पास आया था 1 मिलीमोल पर लीटर। आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ डिस एपीरियंस ऑफ डी इज 1.5 टाइम रेट ऑफ डिस एपीरियंस ऑफ बी, ठीक है ना। तो एक बात बताओ बेटा, यहां पर आपको दे रखा है 1.5 टाइम, ठीक है, लिख दिया आपने, और जो रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ डी आपको नीचे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हैं कहां पे दे रखा है, हाँ देखो आप, द रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ डी हैज बीन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टू बी 9। बात समझ में आ गई। तो क्या दे रखा है, रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 मिलीमोल पर लीटर आपको दे रखी है। बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो देखें आप, अब देखो सोचने वाली बात है, ये अपने को गिवन है ही, ठीक है ना। तो यहां से अपन सोल्व करेंगे ना, तो सोल्व करके यहां पर निकालेंगे, तो यहां से अपने पास डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। मतलब ये बी का कोफिशिएंट आ चुका है आपके पास 6, ठीक है ना। और क्या है, डी बी अपॉन, यहां पर आप देखें, जो रेट ऑफ डिस एपीरियंस ऑफ बी इज ट्वाइस देन रेट ऑफ डिस एपीरियंस ऑफ ए। तो यहां पर यह चीज तो लिखी जा सकती है ना, ठीक है ना। अच्छा, डीबी अपॉन dt कितना आ गया, यहां से 6 आ गया। क्या मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो यहां पर आपके पास a का जो कोफिशिएंट आ गया वो कितना आ गया, 3। समझ पा रहे होंगे आप। उसके बाद में देखें आप यहां पर, अब देखो यहां पर ये कितना है, यहां पर
डी अपॉन डी टी 3 आ रहा है, डी बी अपॉन डी टी 6 आ रहा है, 9 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है ना, देख सकते हैं आप। और आप देखो यहां पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ डी जो है आपके पास 9 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा अपने पास 9 और सी का कोफिशिएंट अपने पास यहां से 1 मिल चुका है। तो रिएक्शन आपके पास क्या बनेगी बताएं? ए का कोफिशिएंट मिलेगा 3, बी का कोफिशिएंट होगा 6, सी का कोफिशिएंट होगा 1 और डी का कोफिशिएंट होगा आपके पास क्या बताएं आप? 9। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी बताओ? 1/1 से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, किसके बराबर होगी? 1 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर होगी। और इसका आंसर आपके पास कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन टिपिकल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा बट इजी है। आप समझेंगे, कंसेप्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है CFT थ्योरी का, और इसमें CFSE की जो वैल्यू है उससे पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनाया है वाटर के साथ +2 में। ये क्या करता है? 600 nm पर DD ट्रांजिशन के लिए लाइट एब्जॉर्ब करता है। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है इसके लिए। यहाँ इसका वैल्यू देखना है, ये तो उसका 10 की पावर में -3 वैल्यू है। तो इसका देखो सॉल्यूशन, कॉपर +2 में है 3D9, T2G6 Cg3, इसका आफ्टर स्प्लिटिंग कॉन्फ़िगरेशन होगा। CFSE का फॉर्मूला है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 × 2/5, 3 × 3/5 डेल्टा O। डेल्टा O इक्वस टू क्या होता है? Sc/λ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगी? 3/5 Sc/λ। H की वैल्यू, C की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, वो अपन ने इसमें पुट कर दी और कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आ गई 1021, 10 की पावर 21। तो आंसर आ जाएगा 1021। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, दे रखा है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ब्रोमीन दैट विल कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 5 ग्राम ऑफ पेंट1इन डैश इंटू 10⁻⁻² ग्राम। एटॉमिक मास ब्रोमीन का दे रखा है, नियरेस्ट इंटीजर में हमें आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन है, रिएक्टेंट हमें दे रखा था पेंट1इन का रिएक्शन ब्रोमीन से कराया, एडिशन रिएक्शन होता है, एक ब्रोमीन इस कार्बन पर ऐड होगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन पर ऐड होगा। बैलेंसिंग की बात करें तो इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी इसमें 1 मोल ही बनेगा। अब हमें यहाँ पर दे रखा है जो पेंट1इन है इसका 5 ग्राम दे रखा है, तो बताना है कि ब्रोमीन का कितना ग्राम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रोमीन का इसमें हम मोल निकाल लें, किसका मोल कितना होगा। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ पेंट1इन 70 होता है, सबको पता है। मोल ऑफ पेंट1इन, अब हमें इसका मोल निकालना है तो कैसे करेंगे? 5 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो ये जब हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1/14 मोल। ठीक है, तो मतलब पेंट1इन का हमें मिला 1/14 मोल। तो अगर इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो जब इसका 1/14 मोल होगा तो इसका भी तो 1/14 मोल ही बनेगा। यस, मतलब इसका भी तो 1/14 मोल ही होगा। तो जब हम इसका निकालेंगे रिक्वायर्ड मोल ऑफ ब्रोमीन, तो इसका जो यहाँ पर दे रखा है 160 इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसको 14 से हम यहाँ पर डिवाइड करें तो ये वैल्यू आती है 11.43, और अगर उस डिजिट में हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 1143 इंटू 10⁻²। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा यहाँ पर 1143।